नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। साउथ अमेरिका महाद्वीप को डिस्कस करते हुए हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में साउथ अमेरिका महाद्वीप के। आइए देखते हैं इसमें साउथ अमेरिका महाद्वीप की जो आसपास वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस साइड अटलांटिक महाद्वीप पड़ता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है, इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। अब अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे सागर, छोटी छोटी खाड़ियां बांट दी गई हैं। नॉर्थ की साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां आते आते देखते हैं यहां पे कि सैन मैटिस की खाड़ी। याद रखेंगे, कुछ नाम हैं जिनको याद करना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन मैटिस की खाड़ी यहां पे पड़ता है, सैन मैटिस की खाड़ी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है सैन मैटिस की खाड़ी। सैन मैटिस की खाड़ी यहां पे पड़ता है, सैन मैटिस की खाड़ी। सैन मैटिस की खाड़ी वो अर्जेंटीना के पूर्व में, पड़ता है। जब उसके नीचे आते हैं सैन मैटिस की खाड़ी के नीचे, तो यहां पे पड़ता है सैन जॉर्ज की खाड़ी। सैन जॉर्ज की खाड़ी ये अटलांटिक महाद्वीप, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। सैन मैटिस की खाड़ी, सैन जॉर्ज की खाड़ी। सैन मैटिस की खाड़ी के जस्ट नीचे पड़ता है सैन जॉर्ज की खाड़ी। और ये पड़ते हैं अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना के पूर्व में सैन मैटिस की खाड़ी और सैन जॉर्ज की खाड़ी पड़ती है। जब हम उसके नीचे आते हैं तो यहां पे जब साउथ अमेरिका महाद्वीप खत्म हो जाता है, तो ये मैंने बताया था साउथ अमेरिका महाद्वीप जहां खत्म होता है पिछले वीडियो में, उसके बाद एक जलसंधि है जिसे बोलते हैं मैगलन जलसंधि। मैगलन जलसंधि ये टेरा डेल फ्यूगो और जो मेन साउथ अमेरिका महाद्वीप का मेन भूलैंड है उसको जोड़ता है। कौन सी जलसंधि? मैगलन जलसंधि। और जहां पे टेरा डेल फ्यूगो खत्म होता है वहां पे, और जहां से अंटार्कटिका महाद्वीप स्टार्ट होता है, उसके बीच में अंटार्कटिका महाद्वीप और टेरा डेल फ्यूगो, इसके बीच में एक जलसंधि पड़ती है जिसे बोलते हैं ड्रैक पैसेज। इसे बोलते हैं ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज ये पड़ता है टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में पड़ता है ड्रैक पैसेज। जब इसी महाद्वीप को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर आते हैं तो चिली, जो इंडीज पर्वत है उसके पश्चिम में, चिली जो देश है पूरा का पूरा, इंडीज पर्वत चिली देश में फैला हुआ है। तो चिली के पूर्व में यहां पे देखते हैं, चिली के पश्चिम में यहां पे कार्को वाडो की खाड़ी, यहां पे जो है कार्को वाडो की खाड़ी पड़ती है। कार्को वाडो की खाड़ी नाम याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कई बार कि कार्को वाडो की खाड़ी कहां पे है, तो यह है प्रशांत महासागर में चिली से लगा हुआ कार्को वाडो की खाड़ी। ऊपर की ओर आते हैं तो ऊपर की ओर आने पे यहां पे जहां आप देख रहे हैं इक्वेडोर, ये इक्वेडोर कंट्री है साउथ अमेरिका महाद्वीप का, इक्वेडोर से लगा हुआ ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है ग्वायाकल की खाड़ी। यहां पे मैंने लिखा हुआ है नाम, इसे नोट कर लेंगे, ग्वायाकल की खाड़ी। क्लियर हुआ? यहां पे और देखते हैं नदियों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है इंडीज पर्वत, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पूरी की पूरी, लगभग पूरी की पूरी साउथ अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। और जितने भी एक्टिव वोल्केनो हैं, जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वो ज्यादातर इसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। पिछले वीडियो में कुछ ज्वालामुखी के नाम हमने डिस्कस किए भी थे, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें तो इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो। और जो ये इंडीज पर्वत श्रृंखला है, इंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वो भी एक ज्वालामुखी है, वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बोलते हैं माउंट एकांकागुआ। यह है इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर पड़ती है। माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर पड़ता है। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर का है, जो विश्व का सबसे
ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। चिम्बाराजो, चिम्बाराजो को जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में फेमस है, विश्व का सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में फेमस है। बोलीविया में आते हैं, ये बोलीविया है। बोलीविया में भी एक पर्वत पड़ता है, ज्वालामुखी पर्वत, जिसे बोलते हैं एनकोहुआ। एनकोहुआ पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एनकोहुआ, एनकोहुआ। और एक पड़ता है बोलीविया में ही, ओजस डेल सेराडो। ओजस डेल सेराडो, इसका भी नाम लिख देता हूं, पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ओजस डेल सेराडो, ओजस डेल सेराडो ये है। कुछ और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ मेन जो थे वो हमने डिस्कस किए। एक विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो इंडीज पर्वत श्रृंखला से जिसका उद्गम होता है। और इंडीज पर्वत श्रृंखला में कहां से होता है? पेरू की इंडीज पर्वत से निकलता है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जिसे बोलते हैं, अमेजन नदी का वॉल्यूम, अगर एज ए वॉल्यूम देखा जाए तो विश्व की नंबर 1 पे, आयतन में सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है। आयतन की दृष्टि से, आयतन में सबसे बड़ी, आयतन बोले तो ऐसा कहते हैं इसे कि जल ग्रहण क्षेत्र, किसी भी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो कैसे होता है? किसी भी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, एक जो मेन नदी होती है उसमें कई उसकी सहायक नदियां होती हैं, कई सहायक नदियों को मिलाकर उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बनता है। तो वॉल्यूम जो आयतन के रूप में अगर देखा जाए तो अमेजन नदी विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये छोटी बड़ी कुल 1100, लगभग 1100 सहायक नदियां हैं, लेकिन सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनमें से कुछ हैं, नेग्रो नदी जो बाईं ओर से आके मिलती है। नेग्रो नदी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेग्रो नदी किसकी सहायक नदी है, तो नेग्रो नदी है अमेजन की सहायक नदी। दाहिनी ओर से आके मिलने वाली मदेरा, तपाजोस, जंगू, मदेरा, तपाजोस, जंगू। एक नदी और है यहां पे जो एग्जाम में पूछी गई है, जिसे बोलते हैं जिंगू। मदेरा, तपाजोस और जिंगू, ये कुछ ऐसी नदियां हैं। नेग्रो, मदेरा नॉट मदरा, मदेरा, तपाजोस, जिंगू, ये नदियां कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई हैं, जिनके बारे में ये डिस्कस करना जरूरी हो जाता है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से आके मिलने वाली सहायक नदी है नेग्रो, दाहिनी ओर से आके मिलने वाली है मदेरा, तपाजोस और जिंगू। ये नदियां अमेजन नदी में मिलती हैं और अमेजन नदी पूर्व की ओर बढ़ती हुई अटलांटिक महासागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। और जो डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा का भी नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे बोलते हैं मकापा। मकापा डेल्टा का निर्माण करती है। मकापा यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसे नोट कर लेंगे। मकापा जो अमेजन नदी द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है उसे कहा जाता है मकापा। मकापा बोलते हैं उसे, अमेजन नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा को मकापा बोलते हैं। और नदी की बात करें तो यहां पे वेनेजुएला कंट्री है। वेनेजुएला में एक ओरिनिको नदी है, ओरिनिको नदी और मराकाइबो झील, पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में। मराकाइबो झील और ओरिनिको नदी के जो आसपास का एरिया है वो जो है पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार, सबसे ज्यादा भंडार अगर पाया जाता है तो कहां पे? वेनेजुएला में। और एक नदी है कोलंबिया की नदी है, जो कोलंबिया में इंडीज पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर की ओर अपना मुहाना बनाती है, जिसे बोलते हैं मैग्डालेना। यहां पे क्लियर हो रहा है, मैं यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, मैग्डालेना नदी, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कोलंबिया में बहती है। आगे की ओर आते हैं, दो नदियां और हैं बड़ी फेमस, पराना और पराग्वे। यहां देखिए पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। तो उरुग्वे में दो नदियां आपस में आके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पराना और पराग्वे। पराना और पराग्वे नदियां उरुग्वे में आके मिलती हैं और एक होकर
एक धारा हो जाती है, दो नदियां पराना और पराग्वे की मिलती है और एक धारा बनके बहती है अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है और ये जहां पे गिरती है वहां पे एक एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद का निर्माण होता है। एक एस्चुअरी यानी कि बोलते हैं ज्वार नद, ज्वार नद का निर्माण करती है। ज्वार नद एक एस्चुअरी का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं ज्वार नद। उस एस्चुअरी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसे बोलते हैं रियो दी ला प्लाटा। रियो दी ला प्लाटा, रियो दी ला प्लाटा एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? पराना और पराग्वे। एक नदी और है यहीं पे बहती है जिसे बोलते हैं उरुग्वे। ये नदी डायरेक्ट रियो दी ला प्लाटा में एस्चुअरी में आके गिरती है जिसे बोलते हैं उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी डायरेक्टली रियो दी ला प्लाटा में आके गिरती है। पराना, पराग्वे और उरुग्वे ये तीन नदियां थी। पराग्वे नदी, पराग्वे नदी के बारे में थोड़ी सी खास बात और जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो पराग्वे नदी है, पराग्वे नदी के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उनमें जानते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पराग्वे नदी में एक जलप्रपात है जिसे बोलते हैं इगुआजो, इगु आजो, ये जलप्रपात, इगुआजो जलप्रपात। और एक बांध बना हुआ है पराग्वे नदी पर जिसे बोलते हैं इटाइपू, इटाइपू, इटाइपू बांध है और इगुआजो जलप्रपात। ये दोनों जो है ये पराग्वे नदी पर ही बने हुए हैं। पराग्वे नदी पर इगुआजो जलप्रपात कहां पर पाया जाता है? पराग्वे नदी पर जलप्रपात बनता है। और इटाइपू बांध कहां बनाया गया है? वो भी पराग्वे नदी पर ही बना। इटाइपू बांध क्लियर हुआ? इटाइपू बांध जो है वो यहां पे बनाया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये कि कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है? तो आंसर क्या होगा? अमेजन नदी। अमेजन नदी एक ऐसी नदी है जिसका मुहाना यानी कि जो डेल्टा बनता है इसका मकापा, वो कहां बनता है? वो डायरेक्टली विषुवत रेखा पर बनता है। ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन कही जाती है इसे 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कुछ भी कह दीजिए, इक्वेटर। इसी पर इस नदी जो अमेजन नदी है इसका मुहाना बनता है। अमेजन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे वर्षावन पाए जाते हैं। वर्षावन, उन वर्षावनों को सिल्वास नाम दिया गया है। उन वर्षावनों को क्या नाम दिया गया है? सिल्वास वन, सिल्वास वन। बड़ी ही घनी और सदाबहारी वनस्पतियां होती हैं अमेजन नदी के आसपास। और जैव विविधताएं, जो जैव विविधताएं पाई जाती हैं वो अमेजन नदी की घाटियों में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट और जानिए कि जो रबड़ की उत्पत्ति हुई थी, रबड़ की उत्पत्ति और महोगनी एक वृक्ष होता है जो वर्षावनों की सबसे बड़ी विशेषता होता है, वो इन्हीं नदी की, ये अमेजन नदी के जंगलों में ही पाया गया था। रबड़ का विकास जो है अमेजन नदी की घाटी में हुआ था। महोगनी वृक्ष जो वर्षावनों की सबसे खास बात होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो भी इसी अमेजन नदी की घाटियों में ही उसका विकास हुआ था। और जानते हैं कि ये सदैव वर्षावन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो वर्षावन हरे भरे हमेशा क्यों रहते हैं? यहां पे जो अमेजन नदी के आसपास है वो हमेशा वर्ष भर वर्षा होती रहती है। क्यों? हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से अगर एज्यूम करें 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। वर्ष भर जो है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, सूर्य की किरणें वर्ष भर इस रेखा पर लंबवत पड़ती रहती हैं। विषुवत रेखा पर तो 100% सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वर्ष भर, चाहे सूर्य मकर राशि में हो या कर्क राशि में हो, बट विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विषुवत रेखा महाद्वीपों के अलावा महासागर में भी क्रॉस होती है। महासागर में भी जब क्रॉस होती है तो महासागरीय धाराएं, जो महासागर का जल है, जैसे ये विषुवत रेखा ये आगे भी गई,
विषुवत रेखा आगे की ओर चली गई है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो जो महासागर है, महासागर का जो जल होता है उसका इवोपरेशन, उसका वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है, चाहे वो सूर्य की किरणें 10 डिग्री टेम्परेचर की हो या 50 डिग्री की हो, 60 डिग्री पे हो, 40 पे, 30 पे, हर टेम्परेचर पे समुद्र का जल, महासागरों का जल कुछ न कुछ वाष्पीकरणकृत होता रहता है। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, तो जल, महासागरीय जल वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होने के बाद वेपर जमा हुई, इकट्ठा हुई, और वो वेपर जब आगे की ओर बढ़ी अमेजन नदी की घाटी से होती हुई और इंडीज पर्वतमाला से टकराई, इंडीज पर्वतमाला से टकराने के बाद अब सारा जल, सारी नमी जो इसने एब्जॉर्ब की थी वाष्पीकरण के थ्रू, वो हवाएं जो नमी से युक्त थी वो इंडीज पर्वतमाला से, इंडीज पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद इंडीज की पूर्व में ही अपना सारा जल गिरा देती हैं। जब इंडीज के पूर्व में ही सारा जल गिरा देती हैं तो वर्ष भर ये क्षेत्र वर्षा के जल से भरा हुआ होता है और वर्षा वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहां पे वनस्पतियों की बड़ी होड़ होती है, बड़े लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, बड़ा सघन वन है जहां पे जैव विविधताएं भी कई पाई जाती हैं। जो जानवर, जो जीव अन्य जगहों पे नहीं मिलते हैं वो इन जगहों पे पाए जाते हैं। इस एरिया में जो अमेजन नदी की घाटी है जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक इसी के अपोजिट अगर हवाएं जो है नमी की वजह से सारा जल अपना यहीं पे गिरा देंगी तो एंडीज पर्वतमाला के जो इधर का एरिया है, पश्चिम का एरिया, वो सूखा रह जाता है। वो सूखा रह जाने की वजह से होता क्या है कि सूखा रह जाने की वजह से ये एरिया जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम का है वो शुष्क मरुस्थल का रूप ले लेता है। वर्षा हो नहीं पाती है तो शुष्क एरिया ले लेता है, शुष्क एरिया यहां पर निर्माण हो जाता है। तो जो शुष्क एरिया निर्माण होता है उन्हीं में से एक एरिया है जो चिली में पड़ता है, अटाकामा मरुस्थल। बड़ा ही फेमस मरुस्थल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अटाकामा मरुस्थल कहां पाया जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल एंडीज के पश्चिम में चिली में पाया जाता है। चिली में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है और विश्व का सबसे शुष्क स्थान इसी अटाकामा मरुस्थल में एक जगह है जिसे बोलते हैं अरिका। अरिका जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जिससे बोलते हैं अरिका। अटाकामा मरुस्थल में एक प्लेस है जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है जिसे बोलते हैं अरिका। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अरिका। अरिका कहां पे है? तो अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ये है चीजें जो विषुवत रेखा के आसपास का एक महासागर इवोपरेट होता है, नमी एब्जॉर्ब करती हैं हवाएं, इंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्व में बारिश कर देती हैं, पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती। इसकी वजह से विश्व के सबसे शुष्क स्थान अरिका का निर्माण इंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में हुआ है। अटाकामा मरुस्थल में ही हुआ है अरिका। क्लियर है? क्लियर होगी इतनी बातें? आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हमारे मन में यह भी डाउट होता है कि जो विषुवत रेखा अटलांटिक महासागर में ही नहीं बल्कि यहां प्रशांत महासागर में भी पड़ती है। तो प्रशांत महासागर में उठने वाली हवाओं का इवोपरेशन क्यों नहीं होता है? और अगर इन हवाओं का इवोपरेशन होता है तो इन हवाओं में जो नमी की मात्रा है वो इस इंडीज पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद वर्षा क्यों नहीं होती है? तो ये डाउट दूर करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वहां से हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। उनमें हम ये देखेंगे कि कुछ जो धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं, उनके बारे में जो हम जानेंगे। तो कुछ धाराएं जो महाद्वीप के पूर्व में प्रवाहित होती हैं, कुछ महासागरीय जल धाराएं महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती हैं। तो जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती हैं, हम उनको अपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है हमने कि हम उनको किस हिसाब से याद करेंगे कि जो पश्चिम में जल धाराएं बहती हैं वो ठंडी जल धाराएं कही जाती हैं और जो पूर्व में बहती हैं वो गर्म जल धाराएं कही जाती हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए, इसका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जो पश्चिम में बहेंगी वो ठंडी होंगी या पूर्व में बहेंगी वो गर्म होंगी। इसका ये क्लियर होता है कि जो 0 डिग्री से इसकी थ्योरी यहां पे कहती है कि जो विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ऊपर की ओर नॉर्थ पोल है, नीचे की ओर साउथ पोल, तो विषुवत रेखा से नीचे की ओर यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं, चाहे वो नॉर्थ पोल पे जाएं या साउथ पोल पे, वो जलधाराएं जो है ठंडी जलधाराएं कही जाएंगी, गर्म जलधाराएं। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो
गर्म जलधाराएं, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमारे इक्वेटर की ओर आएंगी, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसकी ओर आएंगी, वो कही जाती हैं ठंडी जलधाराएं। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं गर्म जलधाराएं कही जाती हैं। तो एक बड़ी फेमस जलधारा है यहां पे, जिसे बोलते हैं पेरू, पेरू की जलधारा, पेरू या हल्बोल्ट। ये इस जलधारा का खोज एक हल्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हम यहां पे नाम लिख देते हैं, जिसे बोलते हैं हल्बोल्ट, हल्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने, हल्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इस जलधारा का खोज किया था। इसीलिए इस जलधारा को बोल देते हैं हल्बोल्ट जलधारा, हल्बोल्ट की ठंडी जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा। यहां पे पेरू कंट्री पड़ता है, तो पेरू देश की वजह से इसे बोलते हैं पेरू की ठंडी जलधारा या हल्बोल्ट की ठंडी जलधारा। इस जलधारा की खास बात यह है कि यह ध्रुवों से चलती है, ध्रुवों से चलती है और विषुवत रेखा की ओर आती है। तो विषुवत रेखा, ध्रुवों से चलकर विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधारा हमेशा ठंडी जलधारा होती है। हम ये सारे महाद्वीपों के लिए ये थियरी हमारी फिट बैठती है कि ध्रुवों के जो महाद्वीप है, महाद्वीप के पूर्व में गर्म जलधाराएं और पश्चिम में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। इसलिए हम याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि महाद्वीपों के पूर्व में गर्म जलधारा और पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है। बट उनकी थियरी हमने किस हिसाब से बनाई? इसी हिसाब से कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी वो गर्म जलधाराएं, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं कही जाएंगी। उसी थियरी पे इसको हल्बोल्ट की ठंडी जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा के नाम पे फेमस किया गया है। क्लियर हुआ? इसलिए ये ठंडी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है तो इनमें वाष्पीकरण नहीं होगा। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहेंगी, तब भी इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये वाष्पीकृत नहीं हो पाती हैं। इतना कम होता है इन ठंडी जलधाराओं का टेम्परेचर कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ की हवाएं मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो अगर ये इंडीज से टकराएंगी भी तो बारिश नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि इंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, इंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती है, और बारिश न होने की वजह से अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है, और यहीं पे विश्व के सबसे शुष्क स्थान अरिका का भी निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? आशा करता हूं आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।